कल हम लोग जो है शब्दरूप पढ़ रहे थे, और शब्दरूप क्यों पढ़ा जाता है? तो वाक्य बनाने के लिए पढ़ा जाता है। वाक्य बनाने के लिए पढ़ा जाता है। क्या चीज़? शब्दरूप। तो आधुनिक आज पढ़ेंगे हम लोग, शायद कौन सा लेसन है? इकोनॉमिक्स का 5वां लेसन, रोजगार एवं सेवाएं। लेसन का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। हाँ, देखे रोजगार एवं सेवाएं, इसी में पढ़ रहे थे। तो हम आपको बताएंगे आधुनिक मंदी सेवा क्षेत्र का प्रभाव। भारत में भयंकर मंदी कब पड़ा था? 1900 कहीं 1929-30 देखे, कहीं कि 1929-33 देखे। और आप लोग को जो मटेरियल चुप रहे, एक एक पेज दिए थे, उसमें प्रथम द्वितीय विश्व 46 लिखा गया था। अरे भाई 1939 से 1945। आधुनिक मंदी सेवा क्षेत्र का प्रभाव। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा। कहिए कैसे? जैसे आपको एक बार और बता देते हैं कि 1998 ईस्वी में भारत में परमाणु परीक्षण सफल हो गया था, जबकि पहला बार परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा। उसके बाद जो है रोक लगा दिया था अमेरिका कि आप नहीं करोगे, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका कहना था भी कुछ हो जाए, सरकार आएंगी, पार्टियां बनते जाएंगी, आएंगी, है ना जी, आएंगी, लेकिन कुछ रहे ना रहे, इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना। और उस समय है ना जी, और वैज्ञानिक भी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर 2004 में क्या, फिर 2004 में वही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ऑफर दिए कि आइए अब राष्ट्रपति के पद को स्वीकार कीजिए, हमारा पार्टी आपको जो है राष्ट्रपति के पद का दावेदारी घोषित करता है। तो बात करें आधुनिक मंदी का असर, तो पाकिस्तान में जब परीक्षण हुआ था तो पाकिस्तान में फोड़ दिया था, अमेरिका रोक लगा दिया, गुस्सा गया भाई, और रोक लगा दिया कि तुम्हारा कोई वस्तु आयात निर्यात नहीं होगा, तुम अपने अथी करो। तो अमेरिका तो भारत तो उसमें परेशान हो जाता, लेकिन भारत के रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जिससे भारत का उच्चतम संस्था अगर शिक्षा क्षेत्र में तो IIT है, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में, दिमाग वाला क्षेत्र में IIT माने उच्चतम आ जाता है, जहाँ से लोग इंजीनियरिंग बनते हैं, है ना, मैकेनिकल फलना ढिमकाना ऐसा डिग्री लेते हैं। और व्यवसायिक क्षेत्र में IIM है। व्यवसायिक क्षेत्र में कौन है जी? IIM। तो बचा लिया हम लोग को वही यहाँ का इंजीनियर, जो मंदी में यहाँ का इंजीनियर बाहर कमा रहे थे, वो अपना पैसा यहाँ भेज रहे थे, तो भाई बच गया, हम लोग का स्थिति सही रहा। हम लोग का स्थिति एकदम से क्या रहा? सही रहा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक, मानव पूंजी के जो है प्रमुख, किसके पूंजी के? मानव पूंजी। मानव पूंजी के प्रमुख हम लोग जानते हैं कि मनुष्य को कम से कम 3 चीज़ की आवश्यकता पहले जानते थे, रोटी, कपड़ा, मकान। अब उसमें 2 चीज़ और जुड़ गया, शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा बहुत ही अनिवार्य है। आज आप शिक्षित हो रहे, महात्मा गांधी का वही कहना था, शिक्षा का मतलब चरित्र निर्माण और बुद्धि का विकास होना चाहिए। आलतू फालतू नहीं पढ़ाना जाना चाहिए आदमी को, वही पढ़ाना जाना चाहिए जो ज़िंदगी में उसका उपयोग कर सके व्यक्ति, वही पढ़ाया जाना चाहिए जो जिसका ज़िंदगी में व्यक्ति उपयोग किए। अब वैसा पढ़ाई से क्या फ़ायदा जिसका ज़िंदगी में कभी उपयोग ही नहीं, है ना जी। महात्मा गांधी का अल्फा बीटा गामा से कोई मतलब उतना नहीं था। उनका कहना था तकनीकी शिक्षा दीजिए, जिसको ज़िंदगी में उपयोग करेंगे उस लाइन में उसको शिक्षा दीजिए, लोगों को हुनर सिखाइए, स्वावलंबी बनाना सिखाइए, ऐसा शिक्षा दीजिए। निर्भीकता का शिक्षा दीजिए कि लोग डरे नहीं, चरितार्थता का जो है शिक्षा दीजिए, लोग अपने पद से विचलित नहीं होवे, पद से, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य ही आज मानव पूंजी का सबसे बड़ा धन है। मानव पूंजी हम लोग का, अभी स्वास्थ्य सही है तो ना आराम से ट्यूशन पढ़ाते हैं, 1500 आ जाता है। अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, ये आपका शरीर का कितना कीमत है तो मट्टी के बराबर, लेकिन इसका कितना कीमत है। लोग क्या कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, हम कहते हैं एक दिल लेकर आए थे और 1000 दिल में बैठ कर जाएंगे। जाना तो है, लेकिन भगत सिंह देखे छाप छोड़ के गए 25 वर्ष की अवस्था में। खुदीराम बोस 1908 में जो है फांसी की फंदा पर जो है लटक गए थे। सबसे पहले फांसी खुदीराम बोस को ही पड़ा था 1908 में, बड़ा कम उम्र के थे, है ना जी, 16 बरस के थे। तो कहने का मतलब ये है कि अवस्था तेजस्विता को देखता नहीं है। अगर आप में जोश है, खरोश है, तो आपका उम्र का मोहताज नहीं होता है।
किसका मोहताज नहीं होता है? उम्र का, कि आप किस उम्र का हो। अपना जिसमें जो शक्ति होता है वो दिखाई देता है ना। होनहार वीरवान के हो चिकने पात। तो सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वास्थ्य मन का निवास होता है। अगर शरीर हमारा सही रहेगा, है ना जी, तभी जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विषय, तभी विचार भी सही सही आएगा। जब तबीयतें सही नहीं रहेगा तो विचार सही सही आएगा। कहा जाता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एन मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। व्यक्ति को सुबह उठने से और उस सवेरे सवेरे सोने से, सवेरे जागने से वह मनुष्य को बनाता है हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, स्वस्थ, धनी, वाइज, बुद्धिमान। समझ गए? वो व्यक्ति को बनाता है हेल्दी वेल्दी और क्या चाहिए? बुद्धिमान। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल के ज़माना 9, 10, 11 बजे तक शरीर पर साइड इफेक्ट पड़ते हैं। आराम से 9, 10 बजते बजते सो जाइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए। अभी ठंडा का सीजन आ रहा, आप लोग का अध्ययन का समय 4 बजे बड़ी तगड़ा होता है। 9 बजे सोइएगा, 4 बजे चाहिएगा तो उठ जाइएगा। और उसके लिए आप हल्का खाना लीजिए। रात में रोटी खाइए, जहाँ 4 को खाते हैं वहाँ 2 कीजिए। चावल में भी, अनाज में भी जो है नशा होता है। समझ गए? वही चाप देता है आपको नींदिया, अलार्मों बंद करके सो जाता है आदमी। समझ गया कि नहीं? ये पोजीशन है। बाबा सब जानते हैं बेटा। वो 5 मिनट के चक्कर में 10 मिनट हो जाता है, 10 मिनट 20 में हो जाता है। ये सब गड़बड़ आता है। तो स्वास्थ्य का, शरीर का भी स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी। आधुनिक मंदी का सेवा क्षेत्र बहुत ही कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ के वैज्ञानिक ने इनको क्या किए? बचा लिए। आज इसका स्टार पॉइंट और विथ प्रश्न उत्तर होगा, है ना? निकाल लीजिए कॉपी। पहले स्टार पॉइंट लिखेंगे। लिखिए 5वां लेसन का रोजगार एवं सेवाएं। लेसन का नाम है, जी हाँ, रोजगार एवं सेवाएं। लेसन का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। लिखिए रोजगार एवं सेवा में, रोजगार एवं सेवा में स्टार पॉइंट, रोजगार एवं सेवा में पूरक संबंध है। रोजगार एवं सेवा में पूरक संबंध है। रोजगार एवं सेवा में पूरक संबंध है। पैसा कमाने के, जिसको आर्थिक विकास कहते हैं। देखिए आर्थिक विकास के मुख्य 3 क्षेत्र है। मैट्रिक बोर्ड में इकोनॉमिक्स से 17 नंबर का पूछता है। आर्थिक माने क्या होता है? हाँ, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। आर्थिक विकास के मुख्य रूप से, जी हाँ, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। और कौन से क्षेत्र जी? सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। सेवा 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। कौन कौन? सरकारी 2 प्रकार। क्या लिखे? सेवा, सरकारी सेवा। इसका परिभाषा प्रश्न उत्तर में है ये, तो स्टार पॉइंट में कहा लिखा में कोई दिक्कत है ना मोहित? इसका प्रश्न उत्तर में भी करेगा, दोबारा ना हो जाएगा फिर तो। उसी में लिखाएंगे प्रश्न उत्तर में। तो क्या लिखें? सेवा 2 प्रकार के होते हैं। सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा। सुनो, सरकारी सेवा
जब किसी काम के बदले सरकार के द्वारा हमें मासिक वेतन दिया जाता है उसी को सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा हो, स्वास्थ्य सेवा हो, वायुयान सेवा हो, वित्त सेवा हो। गैर सरकारी, जब कोई गैर सरकारी काम, जब हमारे काम के बदले गैर सरकारी संस्था के माध्यम से या लोग स्वयं अपने प्रयास से, है ना जी, सेवाओं का सृजन करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं तो उससे क्या कहा जाता है? गैर सरकारी। वही चीज़ हो गया, है ना जी। जिसमें आप मेहनत कीजिएगा वो ज़्यादा चलेगा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखेंगे, सरकार के द्वारा काम के बदले अनाज योजना, सरकार के द्वारा काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर, सरकार के द्वारा काम के बदले अनाज योजना 14 नवंबर 2004 ईस्वी को चलाया गया था। 14 नवंबर 2004 ईस्वी को चलाया गया था। 14 नवंबर 2004 ईस्वी को चलाया गया था। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना 14 नवंबर 2004 ईस्वी को चलाया गया था, काम के बदले अनाज। नेक्स्ट स्टेप पर जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, इसमें लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलता था ना। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में, जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में चलाया गया था। राइटिंग खूब लिखो बढ़िया से थोड़ा। महात्मा गांधी का कहना था राइटिंग नहीं बैठना अधूरी शिक्षा की निशानी। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में चलाया गया था। नरेगा में मजदूरों को क्या चीज में लिखे जी? नरेगा में मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। नरेगा में मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। नरेगा में मजदूरों को कम से कम कई दिनों का 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हाँ 1 साल में। कब से चला था नरेगा हो? 2009 में तो नामा बदला गया है। 2009 में नामा बदला गया, 2006 या 4 में से चला गया था। हाँ नरेगा चला था 2006 में। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को, राजस्थान और उड़ीसा को बीमारू राज्य में, बीमारू राज्य में रखा गया था क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर था। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा को बीमारू राज्य में रखा गया था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मानव पूंजी के, मानव पूंजी के प्रमुख, मानव पूंजी के प्रमुख, मानव पूंजी के प्रमुख 5 घटक हैं। मानव पूंजी के प्रमुख 5 घटक हैं। भोजन, वस्त्र, मानव पूंजी के कितने घटक हैं? मुख्य कितने घटक हैं? 5 घटक। कौन कौन? भोजन, वस्त्र, आवास,
स्वास्थ्य और शिक्षा। और क्या चाहिए बाबू? शिक्षा। नेक्स्ट स्टार पे, भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण आया। भारत में 1991 के बाद वैश्वीकरण आया। पूरे दुनिया को एक किया जाता था। क्या वैश्विक बात? भारत में 1991 के बाद क्या है जी? वैश्वीकरण आया। कहाँ आया? तो अब इसका आते हैं प्रश्न उत्तर पर। कोई दिक्कत? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? एक के घा दूसरा। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? 5। दो के ग कौन सा बीमारू राज्य नहीं है जी? 3 के ग कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? 4 के ग पाँचवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? 5 के घ इनमें से सभी। 5 के घ। लघुत्तर ये प्रश्न, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं? इसका हिंदी बोले तो बाह्य स्रोती। बाह्य स्रोती आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाय जैसे ही लिखो, बाह्य स्रोती। क्या दैट इज दे जी? बाह्य स्रोती। बाह्य स्रोती किसे कहते हैं? ना बाह्य स्रोती के तो बाहर वाले से कोको कोला पीते हैं तो कंपनियाँ यहाँ स्थापित कर दिया गया, लेकिन संचालन कर रहा दूर जैसे अपना देश से कर रहा हो, लेकिन शाखा बना दिया यहाँ पे, तो बाह्य स्रोती हो गया। मैंने जो कौन लेवल पर काम करता है, तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सुनो पहले, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी संस्था के समूह से प्राप्त करती है, उसे क्या कहा जाता है? बाह्य स्रोत। लिखो, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियमित जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियमित सेवाएं जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी संस्था से प्राप्त करती है, किसी बाहरी संस्था से क्या करती है? हाँ, नियमित सेवाएं किसी बाहरी कंपनियों की बजाय, अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी संस्था किससे क्या करती है? तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। तो उसे बाह्य स्रोती कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है बाबू?
बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनी की बजाय किसी बाहरी संस्था से प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लो सैमसंग है, कोको कोला मान लो विदेशी कंपनी है, लेकिन हमको भी मिल जाता है, तो वो की करता है, हम लोग की करते हैं उस संस्था के बजाय से वो खाली चलवाता है, आदेश देता है, तो यहीं उसका कंपनी बैठ गया और हम लोग को उपलब्ध करा देता है। दूसरा में है सूचना प्रौद्योगिकी जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताइए जो आपको सूचना देने का कार्य कर, जगह से आपको समाचार मिल जाता है दिन दुनिया के, जिससे आपको सूचना प्राप्त होता है। कई वो क्षेत्र के नाम बता रहा है, लिखिए। सूचना प्रौद्योगिकी के टेक्नोलॉजी होता है ना, प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के सूचना प्रौद्योगिकी के 5 सेवा क्षेत्र, 5 सेवा क्षेत्र, डाक, टेलीफोन, तार, डाक, टेलीफोन, तार, टेली संचार और मीडिया है। टेली संचार और क्या है, मीडिया है। और क्या है तीसरा, सरकारी सेवा किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा, देखो, जब देश वा, तीसरा क्वेश्चन है सरकारी सेवा किसे कहते हैं, तो लिखिए। जब देश व राज्य की सरकार, जब देश व राज्य की सरकार, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले, जब लोगों को काम के, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है, मासिक वेतन देती है, तो उसे सरकारी सेवा कहते हैं। तो उसे सरकारी, जब देश व राज्य के सर लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है उसे क्या कहते हैं। जैसे शिक्षा सेवा, जैसे शिक्षा सेवा, वित्त सेवा, वित्त सेवा, और सैन्य सेवा। और कौन सेवा जी, और सैन्य सेवा। गैर सरकारी सेवा किससे कहते हैं ना, लिखिए। जब लोग स्वयं अपनी प्रयास से, या तो जब लोग स्वयं अपनी प्रयास से, जब लोग स्वयं अपनी प्रयास, जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को ना, जब लोग स्वयं अपने प्रयास से, जब लोग स्वयं अपनी प्रयास से
सृजन करके जब लोग स्वयं अपने प्रयास से सेवाओं के सृजन करके लाभान्वित जब लोग अपने प्रयास से सेवाओं का सृजन करके लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे यातायात सेवा, आने जाने वाला, जैसे यातायात सेवा, मॉल सेवा आदि, मने और सभी मॉल सेवा आदि, मॉल सेवा मने और सभी। ओके, कॉमन नंबर क्वेश्चन। आधारभूत संरचना से किसे कहते हैं, लिखो। वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, यातायात, वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, यातायात और क्या क्या, हाँ, वे सभी तत्व जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, यातायात, बिजली, बैंकिंग, वे सभी जिसके अंतर्गत सड़क, परिवहन, यातायात, बिजली, बैंकिंग आदि क्षेत्र आते हैं, तो उसे अधिक क्षेत्र आते हैं तो उसे आधारित संरचना कहा जाता है। मैंने शुरुआती बुनियादी ने ककहरा ABCD, जब तक नहीं आएगा तो किताब आदमी नहीं पढ़ेगा। तो इससे क्या कहते हैं, आधारित संरचना कहते हैं। कॉमन नंबर बाबू जी। रोजगार और सेवा में क्या संबंध है, लिखिए। छठा, रोजगार और सेवा में पूरक संबंध है। रोजगार और सेवा में पूरक संबंध है। दोनों रोजगार और सेवा में पूरक संबंध है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। रोजगार और सेवा में पूरक संबंध, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो संबंध समाज और व्यक्ति में है, जो संबंध समाज और व्यक्ति में है, जो संबंध समाज और व्यक्ति में है, वही संबंध सेवा और रोजगार में है। वही संबंध सेवा और रोजगार में। बिना सेवा के रोजगार नहीं मिलता, बिना सेवा के रोजगार नहीं मिलता, और बिना रोजगार के
और बिना रोजगार के सेवा नहीं मिलता है। और बिना रोजगार के सेवा नहीं मिलता है। सतमा, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? लिखिए। आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है? किसका जी? आर्थिक संरचनाएं का। लिखिए। आर्थिक संरचनाएं का महत्व। आर्थिक संरचनाएं का महत्व। आर्थिक संरचनाएं का महत्व प्रत्यक्ष रूप से। आर्थिक संरचनाएं का महत्व प्रत्यक्ष रूप से लोगों की, प्रत्यक्ष रूप से लोगों की, आर्थिक संरचनाएं का महत्व प्रत्यक्ष रूप से लोगों की, आर्थिक संरचना का महत्व प्रत्यक्ष रूप से लोगों की खुशहाली में वृद्धि करना है। लोगों की खुशहाली में वृद्धि करना। और आर्थिक संरचना का महत्व प्रत्यक्ष रूप से लोगों को खुशहाली में क्या करना है? इसके अंतर्गत वित्त, ऊर्जा, वित्त में धन दौलत होता है, ऊर्जा मैंने कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम है ना, यातायात एवं संचार के क्षेत्र आते हैं। एवं संचार के क्षेत्र आते हैं, बोले तो समाचार के ने, एवं संचार के क्षेत्र आते हैं। पूर्ण विराम। आवे जावे के साधन, यातायात मन में आवे जावे के साधन। आठवां, मंदी का असर भारत पर क्या पड़ा? लिखो। मंदी का असर भारत पर, मंदी का असर भारत पर बहुत ही कम पड़ा। बहुत ही कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में है। क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार बहुत ही मजबूत अवस्था में, क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार बहुत ही मजबूत अवस्था में। कहाँ के बउआ? पूंजी बहुत ही मजबूत। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोती बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं। बाह्य स्रोती में लगे हुए हैं। बाह्य स्रोती कार्य में क्या है? पूर्ण विराम। नम्मा, वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर, वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर बहुत ही
वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण में पूरा दुनिया एक बाजार के वैश्वीकरण में पूरा दुनिया एक बाजार के अंदर आ गया है। बाजार के अंदर आ गया है। विदेशी वस्तुएं अब हमें आसानी के साथ मिलने लगे हैं। विदेशी वस्तुएं अब हमें आसानी के साथ मिलने लगे हैं। पेज नंबर बताएं। क्लियर, सही बात है ना, अच्छा प्रभाव पड़ा ना। बस मजा आया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बोला रे, क्या करा? सेवा क्षेत्र पर सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। कौन क्षेत्र पर? सूर्यम लिख लेना। रोजगार एवं सेवा, पेज नंबर अपना 9900 नंबर 1 का 9900। विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह से जाना जाता है? पेज नंबर 107, 106, 107 कल है 20 लाइन में ना, एक को बारे में लिख लेना है। सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं? सेवा क्षेत्र में कौन प्रयास जी? सरकारी प्रयास ने। सेवा क्षेत्र में कौन प्रयास? क्या किए गए हैं? सेवा क्षेत्र में शिक्षा की भूमिका, सरकारी प्रयास पूछ रहे हैं। सरकारी प्रयास ने क्या है? वो जो अथी रोजगार वगैरह दिया गया। पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 चौथा, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास का सहयोग करता? गैर सरकारी संस्था किस प्रकार से सेवा क्षेत्र का की करता है? विकास करता है। ये आप लिख सकते हैं पेज नंबर 104, पेज नंबर 104 एट लास्ट। पाँचवा, वर्तमान मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा? आधुनिक मंदी का सेवा प्रभाव, पेज नंबर 113, पेज नंबर 113। आवश्यक सूचना सुनिए। कल संडे है, कल आप लोग का यही टाइम, अगर आप चाहें तो 6 से 7 भी आ सकते हैं, बाकी दूसरा कुछ नहीं। 6 से 7 आ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे जो लोकल बच्चा है गांव के, कोशिश करें 6 से 7 आ जाए, और जिनका नहीं टाइम मिलता है भाई 7 से 8 आइए। समझे सब आप लोग? परंपरा का मूल्यांकन पढ़ाएंगे, हिंदी फर्स्ट है ना। कल वाला कंप्लीट कर देते हैं, सोमवार के प्रश्न उत्तर हो जाएगा। क्या चीज बोले? ऑब्जेक्टिव बना के लाए हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे रहिए। बाकी अब टेंशन, जो भी कैले अधूरा नहीं छोड़ रहे हैं, कंप्लीट कैले हैं ना। 2 लेसन तक क्लियर कैले हैं सेकंड हिंदी। वो खाली इस तरह कैसे पढ़ाते हैं उसका आप ठीक कर लीजिए, बाकी किसका की कराएंगे वो अपना तक कीजिए। नवंबर तक के आपको क्लियर कर देंगे। जिरी मिनी बक्कल बच्चा रहा था 14 नंबर से टेस्ट हुआ है सेंटर वाला, वो वाला मेन जो हम लोग का जिरी में। अब जो पढ़ाई में क्यों क्वेश्चन आ जाए उसको देखते हैं। हम लोग तो कोर्स की बात कर रहे हैं कि आपका दिसंबर जनवरी में हो जाना चाहिए कंप्लीट।
लेकिन कोशिश करेंगे उससे पहले होवे ताकि हम लोग का टेस्ट वगैरह ये सब चले। अरे तो कल आप लोग को क्या लाना है? हिंदी परंपरा का मूल्यांकन पढ़ाएंगे। सोमवार को उसका जो है प्रश्न उत्तर क्लियर हो जाएगा, है ना। उसके बाद मज़े मज़े सब है, बिरजू महाराज का, है ना जी। हाँ चलो, हैप्पी गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।